हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मंडे मॉर्निंग में आपका हमारे इस चैनल पर फिर से स्वागत है। और 66 बीपीएससी की तैयारी आप लोगों की मेंस की चल रही होगी, आई होप बहुत अच्छे से। उसी संदर्भ में पाल कला को आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो लेक्चर में, जहां हमने ख़त्म किया था लास्ट टाइम। स्थापत्य कला को हमने देख लिया था पाल कला में। आज हम लोग पाल कला में मूर्ति कला और चित्रकला को देखते हुए पाल कला को समाप्त करेंगे। तो पाल कला में आज हम लोग देखने वाले हैं मूर्ति कला को, क्योंकि मूर्ति कला का जो विकास हुआ वो अभूतपूर्व था इस काल में। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है, क्यों अभूतपूर्व था, क्योंकि पाल जो थे वो संघर्ष में व्यस्त होने के बावजूद भी इनके काल में जो कला का विकास हुआ, उसमें भी जो मूर्ति कला का विकास हुआ वो अपने आप में अभूतपूर्व था, अपने आप में अविश्वसनीय था। तो मूर्ति कला में दो तरह की मूर्तियों का विकास इसमें देखने को मिलता है। पहला कांसे की मूर्ति और दूसरा पत्थर की मूर्ति। तो अगर कांसे की मूर्ति की बात करें तो इसका सर्वश्रेष्ठ, कांसे की मूर्ति जो है, इस सर्वश्रेष्ठ कला उपलब्धि रही है पाल कला की। मतलब कला का विकास तो स्थापत्य में भी हुआ, मूर्ति कला में भी हुआ, चित्रकला में हुआ, लेकिन इन सब में भी सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन से कला का विकास हुआ, तो वो कांसे की मूर्ति का। ठीक है, तो इस कांसे की मूर्ति को बनाया कैसे जाता था? सांचे में ढालकर। ये इसकी विशेषता है कि कांसे की मूर्ति का निर्माण सांचे में ढालकर किया जाता था, जिससे एक अच्छा साइज और शेप मिलता था मूर्तियों को। अलंकरण की प्रधानता थी इस काल में। जो मूर्ति कला का विकास हुआ उसमें अलंकरण की प्रधानता का अर्थ क्या है? अलंकरण की प्रधानता का अर्थ है कि बहुत ज़्यादा आभूषणों का इस्तेमाल किया गया है, सौंदर्यीकरण का प्रयास किया गया है कलाकारों के द्वारा। सौंदर्यीकरण करने का प्रयास किया गया मूर्तियों में, अलंकरण के माध्यम से या किसी और माध्यम से। ठीक है, मतलब सजावटी रूप देने का प्रयास किया गया था पाल कला में, मूर्तियों में। और इस काल में दो प्रमुख आपको मूर्तिकार दिखेंगे, धीमन और बिटपाल, जो धर्मपाल और देवपाल के समकालीन थे, जिन्होंने मूर्ति कला को अपनी ऊंचाइयों पर पहुंचाया। अगर मूर्ति कला की बात करें, पाल कला में जो मूर्ति कला का विकास हुआ, तो उसकी जो कलात्मकता है, इसकी तुलना की गई है चोल काल के कांसे की मूर्ति जो हम लोग पढ़ते हैं, नटराज की मूर्ति, उससे तुलना किया गया है इस काल के कांसे की मूर्तियों का। तो चोल काल के जो नटराज की मूर्तियां थी उसके साथ कंपैरिजन हुआ है पाल कला की मूर्ति का। ये अपने आप में दर्शाता है कि पाल कला की मूर्तियों का महत्व क्या था, क्यों इसे सर्वश्रेष्ठ कला की उपलब्धि इस काल में कहा गया है। तो जो कलात्मकता की तुलना थी वो किससे की गई है? चोल काल के कांसे की नटराज की मूर्ति के साथ। जो मूर्तियों का निर्माण हुआ उसका प्रमुख विषय वस्तु क्या था? बौद्ध एवं हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ। मतलब दोनों धर्मों के देवी देवताओं की मूर्तियों का निर्माण इस काल में हुआ, जो फिर से दर्शाता है कि धार्मिक सहिष्णुता मौजूद थी। इस समय भी धार्मिक सहिष्णुता मौजूद थी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का निर्माण हुआ, सिर्फ बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण हुआ, हिंदू बौद्ध सभी धर्मों की मूर्तियों का निर्माण हुआ। जैन धर्म का थोड़ा कम प्रभाव रहा है इस काल में, बौद्ध और हिंदू देवी देवताओं का प्रमुख प्रभाव रहा है इस काल में। बात करें तो बुद्ध की मूर्तियाँ, बोधिसत्व की मूर्तियाँ, बोधिसत्व यानी मैत्रेयानी, पद्मपानी, अवलिप्तोश्वर, इन सब की मूर्तियों का निर्माण हुआ है इसमें। हिंदू में विष्णु, बलराम आदि देवताओं की मूर्तियों का निर्माण किया गया है इस काल में। और इसके प्रमुख उदाहरण हमें नालंदा, कुकड़ीहार, जो कहाँ है, गया में है, सुल्तानगंज आदि जगहों से हमें प्राप्त हुए हैं। तो कांसे की मूर्ति हमने देखा कि इसे सांचे में ढालकर, अलंकरण की प्रधानता, प्रमुख मूर्तिकार धीमन और बिटपाल जो धर्मपाल और देवपाल के समकालीन थे,
कलात्मकता की तुलना चोल काल के नटराज की मूर्ति से हुई है। बौद्ध और हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का प्रभाव रहा है जो धार्मिक सहिष्णुता को दर्शाता है उस समय की। बुद्ध, बोधिसत्व, विष्णु और बलराम आदि के मूर्तियों का निर्माण इस काल में हुआ है, जिसका प्रमुख उदाहरण हमें नालंदा, कुकड़ीहार, सुल्तानगंज आदि जगहों से प्राप्त होता है। अगर पत्थर की मूर्तियों की बात करिए तो कांसे की मूर्ति थी जो सर्वश्रेष्ठ कला का उदाहरण था। इसके अलावा कांसे की मूर्ति के अलावा पत्थर की मूर्तियों का भी निर्माण इस काल में प्रमुखता से किया गया है, जो प्रमुख रूप से काले बेसाल्ट पत्थर से बनाए जाते थे। और ये काले बेसाल्ट पत्थर मिलते कहाँ से थे, लाए कहाँ से जाते थे? ये काले बेसाल्ट पत्थर लाए जाते थे संथाल परगना और मुंगेर क्षेत्र से। इन पत्थरों को प्रायः मंगाया जाता था। ठीक है, इन मूर्तियों में भी अलंकरण पर जोर दिया गया। देखिए, पाल कला में मूर्ति कला की विशेषता ही अलंकरण थी, सौंदर्यकरण था, कृत्रिमता था, जो इसकी आलोचना का भी एक कारण बनेगा, जो हम लोग आगे देखेंगे। तो पत्थर की मूर्तियाँ काले बेसाल्ट पत्थर से बनी, और ये काले बेसाल्ट पत्थर लाए कहाँ से गए? संथाल परगना और मुंगेर क्षेत्र से। और इनमें भी अलंकरण पर अत्यधिक विशेषता दी गई है। ठीक है, अन्य विशेषता अगर हम देखें इन मूर्तियों की जो इस काल में थी, तो आप देख सकते हैं अन्य विशेषता प्रायः शरीर के अग्रभाग को ही उकेरने का इसमें प्रयास किया गया। शरीर के अग्रभाग को ही उकेरने का इसमें प्रयास किया गया है। और इन मूर्तियों पर किसका प्रभाव दिखता है? तंत्रायन। तंत्रायन क्या था? बौद्ध धर्म की एक शाखा। बौद्ध धर्म की एक शाखा। ठीक है, तो अन्य विशेषताओं में हमने देखा कि जो मूर्तियां बनाई गई हैं, जो मूर्तियां के अवशेष मिले, उसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि सिर्फ आगे के भाग को ही शेप रूप प्रदान किया गया और पीछे बिल्कुल एक समतल भाग है। पीछे क्या है? पूरा एक समतल छोड़ दिया गया है। तो अग्र भाग को दिखाया गया है और पीछे के भाग को समतल छोड़ दिया गया है। मूर्तियों पर तंत्रायन। तंत्रायन क्या है? बौद्ध धर्म की एक शाखा है, उसका स्पष्ट प्रभाव इन मूर्तियों पर आपको देखने को मिलेगा, जिसके कारण जो मूर्तियां कुछ मिली हैं, जो प्राप्त हुई हैं, जो पुरुष मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, उसमें आपको दिखेगा कि कामुकता दिया गया, उनको नारी सुलभ कामुकता का रूप प्रदर्शित इसमें किया गया है। तो ये मूर्ति कला हुआ पाल कला में कि मूर्ति कला का विकास कैसे हुआ। किस दो भागों में हमने देखा कि मूर्ति कला का विकास हुआ है, कांसे की मूर्ति के रूप में और एक पत्थर की मूर्ति के रूप में। उसकी विशेषताएं देखी, प्रमुख मूर्तिकार देखा, कि शासक के शासनकाल के समकालीन में हुआ वो देखा, किनका प्रभुत्व था उस समय उसको देखा, कुछ एग्जाम्पल्स देखे। और हम अब आलोचना देखेंगे, क्योंकि अगर आलोचनात्मक विवरण आता तो आपके पास 3-4 पॉइंट आलोचना के होने चाहिए। ठीक है, तो आलोचना की अगर बात करें तो पहला तो सहज सौंदर्य का अभाव था, क्योंकि इतनी ज़्यादा इसमें आपको अलंकरण का प्रयास किया गया, सौंदर्यीकरण का प्रयास किया गया। जो सहज सौंदर्य होता है मनुष्य का, वो कहीं ना कहीं इसमें लुप्त हो गया, जो आपको नहीं दिखता है। मौलिकता का अभाव, बिल्कुल, जहाँ पर अत्यधिक सौंदर्यीकरण होगा, अत्यधिक मेकअप का प्रयास किया गया, तो जो मौलिकता है मूर्ति की वो ही समाप्त हो गई। आभूषण की अधिकता थी, जिसके कारण कृत्रिमता का स्पष्ट आभास इसमें दिखता है, जो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहा है इस कला का। केवल अग्रभाग पर जोर दिया गया, पिछले भाग पर कोई काम नहीं किया गया इस काल के मूर्ति कला में। कहीं कहीं है, लेकिन अत्यधिक, प्रायः आप कह सकते हैं कि प्रायः अग्रभाग पर ही जोर दिया गया। धार्मिक विषय पर अत्यधिक जोर, जिसके कारण जो स्थानीयता है, जो वहाँ का जनजीवन को दर्शाना चाहिए, उसका अभाव यहाँ दिखता है। उसको कम महत्व दिया गया, उस तरह की मूर्तियाँ कम मिलती हैं, क्योंकि धार्मिक विषय पर अत्यधिक जोर होने के कारण स्थानीयता को वहाँ पे कम महत्व दिया गया। तो ये ओवरऑल एक आलोचना के कुछ पॉइंट आपके पास होने चाहिए, जो आप आंसर में आसानी से लिख सकें। अब हम लोग बात करेंगे चित्रकला की। तो चित्रकला का विकास भी 2 भागों में देखा जा सकता है, एक पांडुलिपि चित्र और एक आपको भित्ति चित्र दिखेगा। दोनों में अंतर क्या है, पांडुलिपि चित्र और भित्ति चित्र में? तो पांडुलिपि चित्र का निर्माण ताम्र पत्रों पर होता था और भित्ति चित्र का निर्माण दीवारों, गुफाओं में किया जाता था।
पांडुलिपि चित्र का मुख्य उद्देश्य क्या था कि सजावट के लिए इसका उपयोग किया जाता था। पांडुलिपि चित्र का बनाया जाता था सजावट के लिए, ठीक है। और जो भित्ति चित्र था ये सौंदर्यीकरण के लिए, दीवारों के सौंदर्यीकरण, गुफाओं के सौंदर्यीकरण के लिए बनाया जाता था। और इसमें विशेषता क्या थी, फल फूल, मानव, पशु, ज्यामितीय आकार, इन सबों को उकेरा जाता था, इन सबों को बनाया जाता था। इसमें रंग का प्रयोग देखें तो प्राथमिक कलर और द्वितीय कलर दोनों का उपयोग यहाँ देखने को मिलता है हमें, जो यहाँ भी है। और प्रमुख उदाहरण की बात करें दोनों में तो पांडुलिपि चित्र का जो प्रमुख उदाहरण है वह अष्ट सहस्रिका, प्रज्ञा पारमिता, पंचरक्ष, ठीक है। और ये सब पांडुलिपि अभी वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है, हमारे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जो लंदन में है वहाँ सुरक्षित है। तो कहीं ना कहीं ये हमारी धरोहर है जो विदेशों में संरक्षित है, और ये सरकार को प्रयास करना चाहिए कि वो इन्हें अपने देश में ला सके। और ये जो पांडुलिपि चित्र है इसमें लगभग 100 लघु चित्र है बुद्ध से रिलेटेड, बुद्ध धर्म से रिलेटेड 100 लघु चित्र इसमें आपको देखने को मिलेंगे लगभग बुद्ध से रिलेटेड। अगर हम प्रमुख उदाहरण की बात करें भित्ति चित्रकला में तो आपको सराय किला जो भी नालंदा में है, नालंदा में जो है सराय किला, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा भित्ति चित्र का प्रमुख उदाहरण, जहाँ एक तख्ती पर एक महिला द्वारा श्रृंगार करते हुए अपने रूप को निहारते चित्र को प्रदर्शित किया गया है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही कलात्मक प्रदर्शन है, ये आप जाएंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा नालंदा में सराय किला में। एक तख्ती पर महिला द्वारा श्रृंगार करते हुए अपने रूप को निहारते हुए चित्र का प्रदर्शन। तो इस प्रकार हमने देखा पाल कला में मूर्ति कला, चित्रकला और स्थापत्य तीनों हम लोगों ने अच्छे से डिटेल से पढ़ लिया। आलोचना भी देख ली कि क्या आलोचना है, चित्रकला का विकास किस प्रकार हुआ, प्रमुख रूप से मूर्तिकला का विकास ही हुआ है इस काल में। स्थापत्य भी हम लोगों ने सब कुछ देख लिया। तो एक निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष आप लिख सकते हैं, जो मैं आपको बोल रहा हूँ, डिक्टेट कर रहा हूँ, आप चाहे तो लिख सकते हैं इसे, कि इन सब विवरण से स्पष्ट होता है कि पाल शासन के दौरान कला के विविध रूपों का अभूतपूर्व विकास हुआ। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में निरंतर व्यस्त होने के बावजूद भी पाल शासकों ने कला परंपरा को नई ऊंचाई प्रदान की। इस प्रकार से आपका पाल कला यहाँ समाप्त होता है। जल्द ही पटना कलम पर वीडियो आएगा और उसके बाद फिर हम लोग जनजातीय आंदोलन और राष्ट्रीय आंदोलन को फटाफट कवर करने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स इसे जल्दी से जल्दी लाइक करें और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इसे पहुँचाएँ और हौसला अफजाई करें मेरा भी, ताकि मैं और भी वीडियो जल्दी जल्दी बनाकर आपके मदद में, आपके प्रयास में मैं कुछ थोड़ा और ऐड कर सकूं, मदद कर सकूं। एज ए रिवीजन ही आप इसे देख सकते हैं, न्यू स्टूडेंट इसे सीखने के रूप में देख सकते हैं। तो ठीक है, ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। आई होप कि आपको ये पसंद आएगा, ये छोटा सा प्रयास मेरा पसंद आएगा और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद।